नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। पूजा सिंघल मामला का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। ईडी की पूछताछ और जांच में यह बात सामने आई है कि पाकुड़ के ब्लैक स्टोन चिप्स को साहिबगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजा जाता था, फिर बांग्लादेश से दूसरे देशों में इन ब्लैक स्टोन की सप्लाई की जाती थी। जानकारी के अनुसार दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से पूछताछ में कई अहम जानकारियां ईडी को मिली हैं और ईडी अब इस इंटरनेशनल कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। क्योंकि झारखंड में सबसे अधिक ब्लैक स्टोन जो चिप्स है वो पाकुड़, साहेबगंज, ये जो जिला है यहीं पर अधिक उपलब्ध, अधिक मात्रा में, और आज से नहीं काफ़ी वर्षों से यहाँ चल रहा है। लेकिन जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से लीगल थोड़ा बहुत चल भी रहा था, तो उसको भी किसी न किसी प्रकार से बंद करके, चूँकि लीगल अगर चलेगी तो फिर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं या जो दलाली करते हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों देगा जब लीगल चले। और हमारे साथ संवाददाता ओम प्रकाश रांची से जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, जिस तरीके से यह जांच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं, अब क्या कुछ खुलासा हुआ है? जी, बता दें कि इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामले में रोज एक नया तथ्य जो है वो जरूर उभर कर सामने आ रहा है। और इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जहां पर पल्स अस्पताल हो या फिर खनन का मामला, लेकिन अब इसका एक इंटरनेशनल लिंक जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर जो पाकुड़ डीएमओ से जिस वजह से पूछताछ की गई उसमें कई अहम सुराग जो हैं वो ईडी के हाथों लगे हैं, जिसमें ये बातें सामने आई हैं। हालांकि ये चीजें पहले भी थी, लेकिन अगर कहा जाए तो जो जांच के दरमियान ये बातों का सामने अपना आना एक दूसरा आयाम पेश करता है कि किस तरह से ये पूरा गोरखधंधा चल रहा था। और कहीं ना कहीं जो बातें हैं सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो कुछ वैध माइनिंग तो है ही, लेकिन अवैध माइनिंग के जरिए काफी संख्या में, अगर कहा जाए भारी मात्रा में जो है जो ब्लैक स्टोन चिप्स हैं जिनकी मांग विदेशों में भी काफी ज्यादा है, उसे यहाँ से भेजा जा रहा था। और ये साहिबगंज के रास्ते होते हुए जो पिछले दिनों जहाज की भी जो हादसे हुए थे उस दरमियान भी ये बातें सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं वो नेक्सस जो है वो उभर कर सामने आया। तो इसका एक इंटरनेशनल लिंक भी बन रहा है और इस पर ईडी जो है और गहनता से जांच कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि साहिबगंज के डीएमओ जो है वो अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। वो आते हैं, उनसे पूछताछ होगी तो उस दरमियान और भी चीजें जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से पूछताछ हुई उसमें कई अहम खुलासे जरूर हुए हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस मामले में ईडी की कार्रवाई और आगे बढ़ सकती है और दूसरी एजेंसियों का भी इसमें सहारा लिया जा सकता है ताकि जांच जो है और पूरी तरह से हो सके और इस पूरे मामले में जो लोग पर्दे के पीछे हैं उनके भी चेहरे बेनकाब हो सके। जी ओम प्रकाश, बांग्लादेश तक स्टोन चिप्स की अवैध सप्लाई की बात कही जा रही है, कई खुलासे हो चुके हैं। ईडी ने यहां तक की कोशिश की है कि एप्पल से कांटेक्ट किया जाए और एप्पल मोबाइल जो आता है उसके तहत किस तरीके से जो एक सॉफ्टवेयर के जरिए बातचीत होती थी उसकी भी जांच की जाए। तो तमाम चीजों को मिलाकर यह माना जाए कि कई नाम अभी इसमें आगे सामने आएंगे। जी बिल्कुल, फेस टाइम ऐप, जिस ऐप की बात हम कर रहे हैं वो फेस टाइम ऐप है जिसके जरिए जो एप्पल फोन से बातें की जाती हैं और ये काफी हाई सिक्योर रहता है। इसमें तकनीकी रूप से इसे हैक करना आसान नहीं होता है, इसकी चीजों को जान पाना आसान नहीं होता। इस वजह से ईडी वहां से भी अगर कहा जाए तो एप्पल के जो निर्माता हैं उन लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये बांग्लादेश वाला नेक्सस देखा जाए तो ये भी काफी अहम है। दोनों एंगल पर ईडी की टीम काम कर रही है और जरूर इसमें आने वाले दिनों में कुछ बड़े नाम आने की संभावना है। हालांकि पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अभी तक ईडी की तरफ से कोई विशेष जानकारी जरूर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में यहाँ पर कुछ बड़ा जरूर होगा। कई ऐसे नाम जो है वो अभी पीछे हैं, उन नामों को भी सामने लाने का काम जो है वो ईडी के द्वारा किया जाएगा। ओम प्रकाश, साहेबगंज के रास्ते बांग्लादेश
ब्लैक स्टोन चिप्स भेजा जाता था, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि गंगा में जो एक बड़ी नाव डूब गई थी जिस पर कई ट्रक पानी में समा गए थे, उस वक्त भी यह बात सामने आई थी। विपक्षी पार्टियों ने भी कहा था कि इस पर अवैध माइनिंग के ट्रक लदे हुए थे और कई चीजों को छुपाया गया। तो क्या उन तमाम चीजों को भी इस जांच के दायरे में लाया जाएगा? बिल्कुल, जांच की दायरे की अगर बात की जाए तो लगातार इसका डायमेंशन बढ़ता जा रहा है और लगातार इसमें नई बातें जो हैं वो सामने आ पा रही हैं। वहीं पर अगर गंगा जो साहेबगंज के रास्ते जहाजों में ट्रक लोड कर उन्हें ले जाया था, तो उसमें कई बार ये बातें भी सामने आई थी कि वो उसकी फेरी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। कई बार वो फेरी लिया करते थे जहाज, वहीं पर उसमें ओवरलोड किया जाता था। तो इन तमाम चीजों की बातें जो हैं वो सामने आ चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो विपक्षी पार्टियां लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है और जब ईडी की जांच में ये तमाम चीजों पर से धीरे धीरे परत दर परत अगर कहा जाए तो पर्दा उठना बाकी है। साहेबगंज डीएमओ एक अहम जो कहा जाए तो कड़ी है और उसी कड़ी को मिलाने के लिए अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। डीएमओ यहाँ पर पहुंचेंगे साहेबगंज के, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बहरहाल पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से आज भी पूछताछ की जा रही है। साहेबगंज के डीएमओ का इंतजार है, उनके आने के बाद कई अहम खुलासे हो सकता है। इस पूरे मामले में एक नया मोड़ हमें देखने को मिला और इस पूरे एंगल को, अगर इस पूरे नेक्सस को देखा जाए तो इसे तोड़ने का काम जो है वो जरूर ईडी के द्वारा किया जाएगा। साहेबगंज के डीएमओ से बातचीत की बात आप कह रहे हैं, पूछताछ की बात कर रहे हैं। हालांकि 2 जिलों की डीएमओ से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अगर बात हम साहेबगंज की करें, क्योंकि साहेबगंज का कनेक्शन बड़ा है इस पूरे मामले में। अब जब अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की बात सामने आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं साहेबगंज की भूमिका बढ़ जाती है। तो किस तरह के खुलासे हो सकते हैं ओम प्रकाश? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में साहेबगंज के रास्ते ही जो पाकुड़ को हो या फिर दुमका के अवैध खनन के माइनिंग के पत्थर, वो साहेबगंज के रास्ते ही दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे। वहीं कुछ रास्ते जो हैं शिकारी पाड़ा होकर सड़क मार्ग के द्वारा जाया जाता है। लेकिन वहीं अगर साहेबगंज के एंगल से बात की जाए तो वहां से बड़े पैमाने पर इस तरह की अवैध खनन के सामानों को विदेशों तक ले जाने की बातें सामने जरूर आई हैं और पाकुड़ डीएमओ से पूछताछ में इसके इनपुट भी मिले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि साहेबगंज जो है जिला, उनके डीएमओ से अगर पूछताछ की जाती है तो उस दरमियान ईडी के पास पहले से भी काफी कुछ इनपुट रहेंगे उनसे पूछने को लेकर। तो ऐसे में उनसे जो पूछताछ की जाएगी डीएमओ साहेबगंज से, तो वो काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो आने वाले दिनों के लिए ईडी के इस पूरे जांच को लेकर अगर देखा जाए तो काफी फ्रूटफुल रहेगा और इसमें कई इनपुट ऐसे मिलेंगे जिस पर अभी तक कहीं भी उन बातों का जिक्र नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस का खुलासा जरूर इस पूछताछ के बाद होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पाकुड़ में सड़क पर खड़ी हाईवा में अचानक आग लग गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर की है। आग पहले एक ट्रक में लगी और देखते ही देखते आग ने 3 ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया और विकराल हो गई ये आग, जिसके कारण घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। लगा है आग, कैसे लगा ये तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तब आग का धुआं देख के हम लोग आए, तब आके ही देखे कि गाड़ी में आग लग गया। तभी हमने थाना प्रभारी को सूचना दिया कि फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्द बुलाया जाए। और वहीं गोड्डा के महगामा थाना क्षेत्र के गुट्टी गांव में खाना बनाने के क्रम में एक घर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गांव के मोहम्मद नसीर के घर खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान चूल्हे की तेज लौ से मिट्टी के घर में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आग की लपटों में 3 घर आ गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। धनबाद के सुदामडी में पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि छापेमारी के बाद 2 अपराधी फरार हो गए। ये सभी अपराधी लूट की बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पकड़े गए चारों अपराधियों ने
3 लूटकांड में अपना गुनाह कबूल किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस, बाइक, मोबाइल और कैश जब्त किए हैं। सभी अपराधी लूट और छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे। 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, जिसमें राजा अंसारी, असलम हुसैन अंसारी, हेमंत केवट और फिरोज अंसारी, इन 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी अभी हुई है। इन चारों के पास से एक हथियार हम लोगों ने बरामद किया है और ये छिनतई की 3 घटनाएं थी, इसका भी उद्भेदन किया है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टर संकट में हैं। डॉक्टरों को काम करने के बाद भी वेतन नहीं मिल रहा है। रिम्स प्रबंधन ने इन्हें अब तक कोविड का इंसेंटिव तक नहीं दिया है। अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों का वेतन भी रुका हुआ है। लगातार कोरोना काल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने आज रिम्स के निदेशक का घेराव किया और अपनी पीड़ा बताई। डॉक्टरों ने रिम्स निदेशक को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। रिम्स निदेशक ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया है। हमारी वार्ता जो हुई है मंत्री जी के आप सचिव से, वो बोले हैं कि उनके यहाँ से अप्रूव होकर के फाइल चली गई है। अब विभाग से जल्दी ही जल्दी आ जाएगा और उसके बाद इन लोगों को सैलरी रिलीज हो जाएगी। दूसरा डिमांड था इन लोगों का कि कोविड के समय जो लोग काम किए हैं उनको बहुतों का इंसेंटिव नहीं मिला है। उसके बारे में भी बात हुई है कि जो 1 अप्रैल का दिया हुआ था बेसिस देने का, वो जो 1 अप्रैल के बाद आए थे उनको नहीं मिल रहा था। वो भी जैसा बताया गया है कि अप्रूव हो गया है कि 1 अप्रैल के बाद वाले जो लोग आए हैं। बिहार में 2 बारी कोरोना का इंसेंटिव मिल गया, लेकिन हमारे झारखंड में जो हमारे बच्चे जो रांची रिम्स का नाम पूरे इंडिया में 3रा लेवल पे आया था, कोरोना में सबसे ज्यादा रिम्स के लड़कों ने काम किया और सबको जानता है कि जो यहाँ के पीजी के यंग छात्र हैं उन लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया। उनमें फर्स्ट ईयर लोगों का करीब 300 के आसपास के लोग हैं, उनको कोरोना का इंसेंटिव नहीं मिला और 1 महीना रुकने को बोला गया। 2 महीना 3 महीना कम से कम 3 से 4 बार हम लोग गए हैं, सचिवालय गए, यहाँ दौड़ते दौड़ते पैसा, लास्ट में हम लोग को ऐसा अल्टीमेटम देना पड़ रहा है। ट्राई कर रहे हैं कि मतलब हमारी सैलरी आए। पहले मार्च का महीना था तो 31 मार्च, ठीक है, सबको पता है कि एनुअल होता है, मंथ एंड होता है, तो हमने समझ लिया ठीक है। पर पिछले मार्च, अप्रैल, मई में एंड आने वाला है और पिछले 3 महीने से हम लोग को सैलरी नहीं मिली है। हम लोग जब फाइनल ईयर क्लियर करते हैं, इंटर्न्स बनते हैं, तो पहली बार अर्न करना स्टार्ट करते हैं एज डॉक्टर्स। सैलरी नहीं होती है, स्टाइपेंड होती है, बट ठीक है हम अर्न कर रहे हैं। इस टाइम में हम लोग अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगते हैं कि हाँ ठीक है अब हम खुद अर्न कर रहे हैं। तो क्या ये सही बात है कि पिछले 3 महीने से हम लोग को नहीं मिल रहा है? हम लोग अपने घर से भी नहीं मांगते हैं। भी बातें कर चुके हैं, लेकिन हमेशा हमें मिल जाता है, हमें सांत्वना मिल जाता है कि हाँ ठीक है अब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो ठीक होती है कि नहीं। हर बार तो हम ये होप लेके जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए बात यह है कि 3 महीने की सैलरी की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि हमारा इस बार का जो कोविड आया, कोविड की वजह से पीजी के एग्जाम्स डिलेड हो गए, तो उसकी वजह से हमारा सिर्फ JR1 नहीं था, तो सिर्फ JR2 जो है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, इसीलिए ये लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है। खबर देवघर से है। देवघर में हड़ताल पर गए डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। जिला प्रशासन के साथ झांस और IMA देवघर की बैठक के बाद हड़ताल फिलहाल समाप्त करने की सहमति बनी है। इसमें मुख्य रूप से 3 मांगे रखी गई हैं, जिसमें पहला डॉक्टरों को सदर अस्पताल में पर्याप्त सुरक्षा देना, दूसरा फरार चल रहे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी और तीसरा सदर अस्पताल में सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती शामिल रही। इन 3 मांगों पर 2 घंटे तक चली बैठक के बाद संगठन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। हालांकि 7 दिन के भीतर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर फिर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई। देवघर सिविल सर्जन ने हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि की, साथ ही जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था शुरू हो गई है। 1 सप्ताह का समय दिया है जिला प्रशासन को। 1 सप्ताह में जो हमारे जितने भी कल्प्रिट हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं होती है तो वापस पुनः हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और इस बार इमरजेंसी सेवा भी पूर्णतः बाधित रहेगी। 1-2 दिन की और मांग है, तो उस पर अभी शायद वो पकड़ में नहीं आए हैं, तो अभियान चल रहा है और उसको जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी उनको भी लोग पकड़े और कार्रवाई उस पर करें। कितने देर में व्यवस्था? देखिए, इसमें जो है अस्पताल एक ऐसा संस्थान है जहां जो भी पीड़ित लोग आते हैं उनका इलाज होता है। इलाज करने वाले डॉक्टर और जो कर्मचारी होते हैं, नर्स, अदर मेल स्टाफ्स, तो सारे लोग जो है यदि सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो ये सिस्टम कमज़ोर होगा भविष्य में जो है।
लोग सरकारी नौकरी पर जो है अब आना पसंद नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर लोग, डॉक्टरों की कमी हो रही है, तो ये बात पब्लिक को भी सोचनी चाहिए। हाँ, अब सब लोग काम पर वापस आ रहे हैं। कुछ इस प्रकार हुआ कि हम लोगों ने 3 मांगों के साथ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया था। पहला था कि एक्यूज्ड की गिरफ्तारी, दूसरा था कि उस समय उपस्थित पुलिस जन जो थे, जिनका कार्य प्रणाली विवादास्पद रहा, जो उचित नहीं था, उनके विरुद्ध कार्रवाई। लगभग 24 घंटे के अधिक समय के बाद देवघर सदर अस्पताल में हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों के द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः लोग जो हैं हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बताते चले कि 2 डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में सभी डॉक्टर देवघर सदर अस्पताल सहित निजी अस्पताल और आईएमए के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसका कि लगातार 24 घंटे से अधिक हड़ताल पर लोग पहुंचे थे। वहीं आज देवघर एसडीपीओ और देवघर एसडीओ के आश्वासन के बाद इस हड़ताल को आज तोड़ दिया गया है और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों के द्वारा दिया गया है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि पुर्जा घर खोल दिया गया है, चैम्बर में डॉक्टर बैठ गए हैं और सभी सेवाएं जो थी वो पुनः बहाल कर दी गई है। जो परेशानी हो रही थी मरीजों को, उसको अब खत्म कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको फिर से बता दें कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम डॉक्टरों ने पुलिस प्रशासन को दिया है और पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष 3 लोगों पर जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी बदसलूकी किए थे उनकी जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर उन पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद ही डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है और सभी डॉक्टर, जो 19 डॉक्टर इस्तीफा दिए थे, वो पुनः अपने काम पर लौट गए हैं, जिससे मरीज और मरीज के परिजनों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और अब देखते हैं झारखंड 2020।